नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सबसे पहले बल्ला इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद और सीएम का स्वागत पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे। ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में करेंगे शिरकत। जिला पंचायत कार्यालय देवपुरा पहुंचेंगे सीएम के इस कार्यक्रम को रखा गया आरक्षित। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए कड़े इंतजाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सबसे पहले बल्ला इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे सीएम का स्वागत। ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में करेंगे शिरकत। जिला पंचायत कार्यालय देवपुरा पहुंचेंगे सीएम के इस कार्यक्रम को रखा गया आरक्षित और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए कड़े इंतजाम। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सबसे पहले बल्ला इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे सीएम का स्वागत। ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में करेंगे शिरकत। जिला पंचायत कार्यालय देवपुरा पहुंचेंगे सीएम के कार्यक्रम को रखा गया आरक्षित। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए कड़े इंतजाम। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर दौरे पर सीएम पुष्कर धामी रहेंगे। सबसे पहले बल्ला इंटर कॉलेज में सीएम पहुंचेंगे, जहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में सीएम शिरकत करेंगे और उनका स्वागत किया गया है। जिला पंचायत कार्यालय देवपुरा पहुंचेंगे सीएम के इस कार्यक्रम को आरक्षित रखा गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गढ़कोट के छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विश्व प्रसिद्ध आदि बद्री मंदिर समूह और चांदपुर गढ़ी नामक ऐतिहासिक स्थल का शैक्षणिक भ्रमण किया, जिसमें मंदिर परिसर के पुजारी और उनके शिक्षकों के उन्हें ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास और महत्व की विशेष जानकारी दी गई। साथी को एवं यूथ क्लब के अंतर्गत इको क्लब प्रभारी प्रदीप सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान के निर्देशन एवं जमुना परमार्थ और दिनेश लाल आदि शिक्षकों के सहयोग से छात्र छात्राओं ने परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं ने चांदपुर गढ़ी के परिसर में चौफुला एवं चौछरी जैसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया। छात्र छात्राओं ने अपने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभव साझा किए। अटल उत्कृष्ट कॉलेज का छात्र हूँ। क्लास 11 में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल द्वारा शैक्षिक भ्रमण में ले जाया गया था, जहाँ हम पहले आठ बदले गए और आज पहले पत्थर की चित्रकला को, और जैसे ही वहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है और जैसे ही बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं, वैसे आठ बद्री के कपाट भी 1 महीने के लिए बंद होते हैं। उसके बाद हम चांदपुर गढ़ी आए और वहाँ भी हमने पत्थरों पे बने चित्रों और मूर्तियों को देखे तथा वो वहाँ के राजाओं के बारे में हमारे सामने हमें विस्तार से बताया। वहाँ पर गढ़कोट से हमें आदि बद्री ले जाया गया, जहाँ हमने बहुत पौराणिक चीज़ों के बारे में देखा। पहले हमने बस उनके बारे में सुना था, पर आज देखा और उनके बारे में जाना कि उन्होंने क्या क्या किया था। और माना जाता है कि विष्णु जी सर्वप्रथम आदि बद्री में आए थे और उनकी वहाँ खड़ी हुई मूर्ति है। बाकी सब जगह किसी में ध्यान मुद्रा में, किसी में कुछ मुद्राएं में, पर विष्णु जी सर्वप्रथम आदि बद्री में खड़ी हुई स्थान में थे। तो उसके बाद हमने वहाँ के साथ बहुत सारी मदद की और हमारे टीचर ने हमें वहाँ के बारे में बताया भी, बहुत जानकारी दी। उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर हम चांदपुर गढ़ी गए। फिर हमने वहाँ के बारे में देखा, उनके राजाओं के बारे में, राजाओं ने क्या किया है। और माना जाता है कि वहाँ एक कोई खंडर है जो सीधा नदी के किनारे खुलता है, पर अभी तक वहाँ दिखा नहीं है।
तो उसके बाद हमने वहाँ सफाई अभियान के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, हमने बहुत इंजॉय भी किया। राजकीय इंटर कॉलेज जो कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी है गढ़कोट, इसके छात्रों का कक्षा 9 एवं 11 कक्षाओं का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम था, जिसके लिए कि आज हम बच्चों को आदि बद्री मंदिर समूह में ले गए और वहाँ पर वहाँ के पुजारी जी ने भी उसके विषयों पर, वहाँ के इतिहास के बारे में और उस क्षेत्र के बारे में इन बच्चों को विस्तार पूर्वक समझाया। तत्पश्चात हम लोग ऐतिहासिक स्थल चांदपुर गढ़ी में हम गए और चांदपुर गढ़ी में वहाँ पर मौजूद जो पुरातात्विक अवशेष हैं और जो वहाँ पर मौजूद मंदिर एवं तमाम मंदिर समूह के विषय में बच्चों को बताया गया एवं समझाया गया। पत्थरों पे किस तरह हमारे मूर्ति कलाओं ने अपनी कलाएं दिखाई थी, वहाँ बताया गया था हमें कि वहाँ 16 मंदिर थे, पर वर्तमान में वहाँ 14 ही बचे हैं और हमने काफी बारीकी से उनको जानने की कोशिश की, कैसे वहाँ मूर्ति में कलाएं दिखाई गई हैं। वहाँ विष्णु भगवान जी को सबसे प्रथम माना गया है, वो भी 5 बद्रियों में से बद्रीनाथ और आदि बद्री में। फिर उसके बाद हम वहाँ से होते हुए गए चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी में भी हमने जो वहाँ के राजा थे, पवार वंश के राजा थे, उनमें भी हमने काफ़ी चीज़ें जानी और हमने वहाँ सफाई अभियान भी चलाया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार वहाँ का राजा का महल था, ये जाना कि किस प्रकार वहाँ रहते थे और वहाँ के सैनिकों के लिए कैसा बनाया गया था। बरसात के मौसम में हरिद्वार में गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने मॉक ड्रिल आयोजित की। मॉक ड्रिल में दर्शाया कि हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई है। तुरंत जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में क्विक रिस्पांस टीम ने चेक किया और एक और कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी विनय शंकर और एसएसपी अजय सिंह समेत तमाम अधिकारी डिस्प्ले और फोन के माध्यम से अपडेट लेते रहे। दूसरी ओर श्यामपुर में होकर बहने वाली गंगा नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत बचाव का काम जारी रखा। साथ ही मॉक ड्रिल में गंगा किनारे राहत बचाव शिविर भी लगाए गए। हरिद्वार में बीएचईएल के पास बना केंद्रीय विद्यालय बंद होने की कगार पर है। आपको बता दें कि बीएचईएल ने वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए स्कूल का संचालन करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हालात यह है कि पिछले 2 महीनों से यहां शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। पिछले 2 सालों से केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में नए एडमिशन नहीं हुए, जिससे बच्चों के अभिभावकों में खासी नाराजगी है और वे केंद्रीय विद्यालयों को बंद करने जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि इस मामले में केंद्रीय उद्योग मंत्री से बात की गई है। हरिद्वार का केंद्रीय विद्यालय बंद ना हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। उद्योग मंत्री जी से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट के थे। बीएचईएल का कहना है हम घाटे में चल रहे हैं, तो सीएसआर फंड का जो पैसा उनका होता था जिससे इन संस्थाओं को चलाते थे, मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है कि नहीं, इनको बंद नहीं होने दिया जाएगा और बंद होने भी नहीं चाहिए। हम तो ये शिक्षा का हब है उत्तराखंड, और हमारे केंद्रीय में देश के शिक्षा मंत्री के नाते जब मैंने देखा कि केंद्रीय विद्यालयों में कितनी क्षमता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और आमिर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और स्थानीय जनता ने नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य पर आयोजित आभार रैली में भी हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह पवार, विनोद कंडारी, शक्तिलाल शाह, जिलाध्यक्ष बीजेपी राजेश नौटियाल समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टिहरी की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर है और कार्यक्रमों में शिरकत की है। साथ ही राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी युवा मोर्चा और स्थानीय जनता ने नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य में आभार रैली का आयोजन किया था, जिसमें सीएम पुष्कर धामी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक किशोर उपाध्याय समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नगर पालिका ऑडिटोरियम बुराड़ी में मुख्य सेवक आपके द्वार जन संवाद कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर एनआरएलएम, पंचायती राज, सहकारिता, सैनिक कल्याण, पर्यटन, कृषि, मत्स्य उद्यान, समाज कल्याण के अलावा कई विभागों की विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों के मुख्यमंत्री ने संवाद किया। कार्यक्रम में सचिव सविता भट्ट ने कहा कि उन्हें पंचायती राज विभाग के माध्यम से उड़ीसा जाने का मौका मिला। उड़ीसा में बाल एवं महिला हितैषी पंचायत के रूप में उड़ीसा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई। इस तरह से भ्रमण कार्यक्रमों में अन्य राज्यों में हो रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का लाभ आम जन को पूरी तरह से मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। यह सरकार जन विरोधी है। जब से सत्ता में काबिज हुई है तब से विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं। खनन घोटाला हो या फिर युवाओं के साथ खिलवाड़ का मामला हो और पेपर लीक घोटाला हो, इससे स्पष्ट रूप से सरकार का चेहरा जनता के समक्ष विरोधी दिखाई दे रहा है, जिससे प्रदेश की जनता निराशा में आ रही है। तो अल्मोड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सरकार पर आरोप लगाए हैं विधायक ने। विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि सरकार जन विरोधी है और चाहे कोई भी समय रहा हो, सरकार ने हमेशा जनता की अनदेखी की है। सरकार जन विरोधी है। जब से सत्ता में काबिज हुई है तब से विकास कार्य ठप पड़े हैं। चाहे खनन घोटाला हो या फिर पेपर लीक मामला, स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का चेहरा जनता के समक्ष विरोधी है और लोग अब ऐसे सरकार को नकार देंगे। जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है और लगातार जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से चाहे खनन में घोटाला हो, चाहे जो हमारे छात्र उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और विकास अवरुद्ध हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड की विरोधी के रूप में सामने आ रही है और विशेषकर छात्रों के अनदेखी करने का काम कर रही है। और लगातार जो इस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे UKSSC का मामला हो, चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा उत्तराखंड का नौजवान जो एक बहुत उम्मीद से इस सरकार पे नजर टिकाया था, वो कहीं ना कहीं उसको निराशा। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे, जहां पर आशीष जोशी ने ABVP को अलविदा कहते हुए टाइगर ग्रुप बनाने की घोषणा की है, जिसकी पदाधिकारियों की घोषणा कर उनको नियुक्त किया गया है। दरअसल आशीष जोशी पिछले कई सालों से ABVP के कार्यकर्ता थे और पिछले दिनों अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने अब ABVP को अलविदा कहते हुए टाइगर ग्रुप बना दिया है। उन्होंने कहा कि ABVP हो या भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हो, दोनों सरकारों की गुलाम है, दोनों ही सरकारों के अनुरूप कार्य करती है। इसलिए उनको एक नया छात्र संगठन का गठन किया है, जो अब सक्रिय रूप से कार्य करेगा। आज हमने हमारे टाइगर ग्रुप की ऑफिशियल घोषणा करी है
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे प्रदेश में अलग अलग तरह की सरकारें रहती हैं तो उनके जो भी युवा विंग हैं वह अपनी सरकारों के गुलाम हो जाते हैं, और जो युवा है वह गुलामी मुझे तो लगता है बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, दोनों ही अपनी सरकारों की पिछलग्गू तरीके से अपना काम करती हैं। इतना बड़ा अभी आपने देखा कि युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन एबीवीपी के द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। पिछलग्गू पद्धति में चलने वाले लोग नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में व्यस्त है, लेकिन पंजीकरण व्यवस्था से अब जो है होटल व्यवसायियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा, जिसके लिए विभागों को तैयारी के साथ साथ होटल व्यवसायियों के बारे में भी सोचना चाहिए। वहीं दर्शन के लिए उत्तराखंड के होटल व्यवसाय सरकार के एक फैसले से नाराज है। चारधाम यात्रा से जुड़े होटल एसोसिएशन सरकार के पंजीकरण और धामों पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की दैनिक संख्या को समाप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बजट सत्र 13 तारीख से आउट किया है प्रदेश की सरकार ने, और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही सरकार से मांग की है कि गैरसैंण में आप जो है बजट सत्र आयोजित कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस डिमांड कर रही थी, प्रदेश की जनता लंबे समय से आंदोलन कर रही थी, लेकिन गैरसैंण में केवल बजट सत्र आयोजित करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को उसको अस्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए और 6 महीने कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां से प्रदेश का राजकाज चलाना चाहिए, तभी गैरसैंण की अवधारणा पूरी होगी, राज्यवासियों के सपनों की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, बजट सत्र 13 तारीख से और खबर देहरादून से है, जहां कोहरे के मद्देनजर रखते हुए 2 ट्रेनों को बंद कराया गया। बता दें, वे ट्रेनें अब संचालित की जाएंगी, जिनमें देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस का संचालन 1 मार्च से होगा। वहीं देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस 2 मार्च से संचालित की जाएगी। स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि दोनों ट्रेनों का संचालन होने से पहले ही इन ट्रेनों में तमाम यात्रियों ने अपना आरक्षण भी करा लिया है और ट्रेनों में इस समय तमाम सीटें फुल हो गई हैं। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई दिखती है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कोच लगाए जा सकते हैं। उसके लिए हमें जो है मंडल कार्यालय से जैसे आदेश प्राप्त होंगे, हम उसमें यात्रियों की गाड़ियों अतिरिक्त कोचों को जो है यात्रियों उसमें जोड़ दिए जाएंगे गाड़ियों में। देखिए, जो हमारी 2 गाड़ियां जनता एक्सप्रेस और कुंभ एक्सप्रेस 3 महीने से बंद थी, अब वो 1 मार्च और 2 मार्च से दोबारा शुरू की जा रही है। कुंभ एक्सप्रेस जो है 1 मार्च से देहरादून से चलेगी और जनता एक्सप्रेस 2 मार्च से देहरादून से चलेगी। और इस वजह से हम समझते हैं कि ये इन गाड़ियों के चलने से जो दबाव यात्रियों को अन्य गाड़ियों पर आ रहा था, वो काफी कुछ इनके चलने से कम हो जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें, रेल इंजन पटरी से उतर गया, जिसके कारण ट्रेनों का संचालन कुछ समय तक नहीं हो सका। गनीमत ये रही कि उस वक्त सिर्फ इंजन था और कोई भी ट्रेन नहीं जुड़ी थी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बताया जा रहा है कि रेल का इंजन पटरी से उतर गया था, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन कुछ समय तक बाधित रहा। बता दें कि इंजन से बोगियां नहीं जुड़ी थी, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये सिर्फ इंजन ही था जो पटरी से उतर गया था। हालांकि इसके बाद ट्रेनों का संचालन जरूर बाधित रहा, लेकिन
पटरी पर वापस लाकर इंजन को ले जाया गया और ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया गया। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बताया जा रहा है कि एक इंजन जो है वो पटरी से उतर गया था, जिसकी वजह से ट्रेनें बाधित रही। गनीमत ये रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय कोई भी बोगी इस इंजन से नहीं जुड़ी थी, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खबर काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दर्जनों छात्राओं ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं का एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सक की संयुक्त टीम ने रक्तदान पूरा कराया। साथ ही रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और जूस भी दिया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य, प्रोफेसर, कार्यक्रम अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो एनएसएस का 7 दिवसीय शिविर लगा हुआ है, उसी के अंतर्गत रक्तदान का आयोजन यहाँ किया गया है, जहाँ महाविद्यालय और एलडी भट्ट अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में इस शिविर को आज यहाँ लगाया गया है, जिसमें हमारे स्वयंसेवी छात्राओं ने ब्लड डोनेट किया है और हमारे कॉलेज के स्टाफ ने और बाहर से भी लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया। आज ब्लड कैंप लगाया गया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये कहना चाहूँगी कि सबको अपना ब्लड देना चाहिए। ब्लड हर 3 महीने में सबको अपना ब्लड देना चाहिए, क्योंकि ब्लड क्या है, बन जाता है, ठीक है, शरीर उसको बना लेता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना ब्लड दीजिए। ये हमने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विशेष कैंप में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया है और एलडी भट्ट हॉस्पिटल की तरफ से सौजन्य से उनका सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और ये सभी के लिए स्वैच्छिक रक्तदान है और अभी तक 8 यूनिट रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।